रमेश जी, आप कैसे हैं मेरे दोस्त एवं छात्र छात्रियों तथा आइए हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन में यूपी टेट तथा सीटेट एग्ज़ाम के यूपी डीएलडी फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत चैप्टर 3 लेसन शुरू होता है। इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन हम करते हैं। हमारे इस चैनल पर बीएड तथा बीटीसी क्वेश्चन में डीएलडी के ई बुक अमेज़न तथा प्ले स्टोर पर प्राप्त कर सकते हैं हैंड राइटिंग में। साथ ही साथ हमारे चैनल इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा ट्विटर पर कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आइए हम तीसरा पार्ट चलता है। तीसरे पार्ट का नाम है, लेसन का नाम है विषय संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्ति तथा वचनों का ज्ञान। संज्ञा शब्द से बच्चे अपने आसपास व परिवेश से पहले जुड़े होते हैं और इस परिवेश में उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनामों को भी बच्चे प्रतिदिन दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। प्रशिक्षु पहले संज्ञा व उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों की विस्तृत चर्चा करें, उसके व्याकरणीय पक्षों को स्पष्ट करते हुए उन्हें विभिन्न व्यक्तियों और वचनों से परिचित कराएं, जिसे उन्हें वाक्यों में स्पष्ट प्रयोग कर सके। विभक्ति के आधार पर वचनों का प्रयोग सफलतापूर्वक करने में समर्थ हो सके। अक्रांत पुल्लिंग, अक्रांत स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग के सभी विभक्तियों के 3 वचनों के रूप के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने में दक्षता प्राप्त कर सके। आता है प्रश्न उद्देश्य। उद्देश्य यह स्पष्ट करता है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की समझ विकसित करते हुए विभिन्न विभक्तियों और वचनों को स्पष्ट करना। संज्ञा और सर्वनाम के विविध रूप एवं उसके परिवर्तित शब्दों के अंतर को स्पष्ट करना होता है। संज्ञा और सर्वनाम के अर्थों से परिचित कराना तथा उसके विभिन्न रूपों को बच्चों को सिखाना, विभिन्न पहलुओं से, विभिन्न तकनीकों से आदि तरह उन्हें ज्ञान को अर्जित कराना, ये प्रमुख भूमिकाएं होती हैं। शिक्षण विधियां होती हैं। शिक्षण विधियां के अंतर्गत देखा गया ये निम्नलिखित विधियां मानी जाती हैं। निम्नलिखित तरीके माने हैं: वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट और मूल्यांकन। वार्तालाप विधि के अंतर्गत आने वाले प्रश्न में हमारे देखे गए हैं प्रशिक्षु परिवेश से जुड़े संज्ञा और सर्वनाम का ज्ञान कराते हुए विभिन्न वचनों एवं कारकों में परिवर्तित रूप को स्पष्ट करने के लिए बच्चों के साथ विस्तृत चर्चा करें। विभक्तियों को बचाने के लिए उससे पहले चिन्ह पर विस्तृत रूप से बातचीत करें तथा उदाहरण द्वारा यह सत्यापित करें ताकि ये बच्चे हर प्रश्न को अपने सरल भाषाओं में ज्ञान को अर्जित कर सकें। आता है विभक्ति और चिन्ह। जैसे प्रथमा विभक्ति स्पष्ट करती है कि ने शब्द का लोप होता हो तो प्रथमा विभक्ति साबित होती है। द्वितीय विभक्ति को शब्द जो संकेत देता है। तृतीय विभक्ति से के द्वारा होता है तथा चतुर्थी विभक्ति के लिए होता है। पंचमी विभक्ति से अलग होने के लिए। षष्ठी का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सप्तमी विभक्ति मैं, पैर, पर और संबोधन विभक्ति है, अरे, हो आदि होता है। जैसे पुल्लिंग में बालकः पठति, सः पठति, बालकौ पठतः, तौ पठतः, बालकः पठन्ति, ते पठन्ते। इसी तरह स्त्री में जब यह भाषा बोली जाती है स्त्रीलिंग में तो बालिका पठति, सा पठति, बालिके पठतः, ते पठतः, बालिका पठन्ति,
पठन्ति। यहाँ प्रश्न उठता है कौन कह पढ़ता है, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है। उत्तर मिलता है कि बालक पढ़ता है, क्रिया हुई तथा कौन के लिए कर्ता प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ इन विभक्ति में इस तरह प्रशिक्षु विभिन्न विभक्तियों और वचनों को उदाहरण देते हुए कक्षा में बातचीत बच्चों के साथ वार्तालाप करता है, जो वार्तालाप विधि के अंतर्गत आता है। प्रशिक्षित बच्चों के 4 समूहों का निर्माण करके प्रत्येक समूह में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया तथा चतुर्थी विभक्ति के रूपों को बोलने के अवसर बच्चों में देना चाहिए। विभक्तियों का क्रम समूह में बदलते भी रहना चाहिए। तो इस तरह से तथ्य यह जो है डीएलडी में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर डीएलडी में ऐसे प्रश्न आते हैं। चित्रात्मक विधि के अंतर्गत देखा गया चित्र विधि में संज्ञा शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान सरलता से कराया जाता है। इस विधि के द्वारा बच्चे चित्रों को देखकर शब्द रूप को वचनों में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे बानरह, बानरह यह संकेत देता है कि एक बानर है। अब बानरह 2 का संकेत स्पष्ट करता है तथा बानरह 4 बानरों की समूह को व्यक्त करता है। इस तरह से चित्र विधि के द्वारा बदलते हुए रूपों के अर्थों का चित्र में आए बानरों के वचनात्मक ज्ञान बच्चों को सहज रूप से ज्ञात हो जाएगा। बच्चे वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग भी सफलतापूर्वक चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि बानर खादते, बानर सिर्फ एक बानर है जो खाता है। बानर खादते, 2 या 2 से अधिक बानर खा रहे हैं। बानरा खादंती, अनेक बानर खा रहे हैं। तो इस तरह से विभक्ति स्पष्ट होती है। इसी तरह कर्मकारक तथा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग प्रशिक्षु कक्ष में कर सकता है। जैसे राम पुस्तक पठति, सह पुस्तक पठति, अर्थात प्रश्न कौन पढ़ता है, उत्तर मिलता है राम पुस्तक पढ़ता है। प्रश्न राम क्या पढ़ता है, उत्तर मिलता है कि पुस्तक, अर्थात पुस्तक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से और भी प्रश्न करके उत्तर में मिले शब्दों को बताकर प्रशिक्षु विभक्तियों व वचनों का क्रिया के साथ प्रयोग करना उनको स्पष्ट कर सकता है। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि प्रश्नोत्तर विधि क्या है। इस विधि से प्रशिक्षु संज्ञा सर्वनामों को स्पष्ट करते हुए उनके विभक्ति और वचनों के साथ साथ अर्थ को स्पष्ट कर सकता हूँ। प्रशिक्षित प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग परिवेश में दिनचर्या में आने वाले क्रियाकलापों का आधार बनाएं। जैसे कौन पढ़ता है, कह पठति, सह पुस्तक पठन्ति, वह किससे लिखता है, अहम कलमेन लिखामि, गुरुजी को नमस्कार, गुरुवे नमः। ये जो प्रश्नोत्तर विधि का प्रतीक माना जाता है। अगली विधि आती है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि 3 तथ्यों पर आधारित होती है। परिवेश में संस्कृत शब्द संज्ञा शब्दों की सूची बनाएं। दूसरा, अस्मत्, युष्मत् तथा तत् शब्दों को सभी व्यक्तियों का चार्ट तैयार करें। तीसरा, राम, रामः, नामः जैसे प्रयोगों का सूची बनवाएं ताकि बच्चे आसानी से इस शब्द को कंठ कर सके तथा संस्कृत भाषाओं को आसानी से रूप और धातुओं को पहचान सके। और रूप धातु को पहचानते हुए वह जो है एक लिंगी अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों कैटेगरियों को पहचान सके। तो इस तरह से हमें जो है बच्चों को करना चाहिए। आता है स्टेप मूल्यांकन क्या है। चूंकि मूल्यांकन प्रशिक्षित संज्ञा और सर्वनाम के संस्कृत शब्दों के अधिगम को जानते हुए संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित व्यक्तियों की निम्न रूप से मूल्यांकन विधि को अपनाया जा सकता है। जैसे अ को ब से सुमेलित करिए। जैसे आपका सुमेलित दिया गया है ब में कि बानरोह खादति, बानरोह खादतः, बानरोह खादन्ति। सत्य असत्य कथन इसमें से छांटिए। तो इसी तरह से निम्नलिखित कथन जैसे सत्य असत्य पर चिन्ह का प्रयोग भी करें। जैसे रामयः नमः, रामः उभतः, ग्राम निकषा, देवायः प्रति, रामस्य
परितः आदि ऐसे शब्द आते हैं। लेसन आता है 5। 4 चौथा लेसन में यह दिया गया है कि विषय श्लोक और नीति परक वाक्यों का अर्थ ज्ञान कीजिए। मतलब श्लोकों और नीतियों को परख करके शब्दों का ज्ञान अर्जित कीजिए। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि संस्कृत श्लोकों और नीति परक श्लोकों का अर्थ ज्ञान कराया जाए। साथ ही साथ संस्कृत श्लोकों को सुनकर उनके भावों को समझकर आनंद भूति करने की क्षमता उत्पन्न होती है। श्लोक को शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने की क्षमता का विकास होना चाहिए। बच्चों को नैतिक मूल्यों, जीवन मूल्यों से परिचित कराना एवं दैनिक जीवन में उनके प्रयोग हेतु प्रेरित करना। प्रशिक्षित श्लोकों और नीति वचनों से बच्चों में नैतिकता की भावनाओं का विकास होता है, जिसमें बच्चों में दया, प्रेम, सर्वोदयता की भावना विकसित होती है। बच्चे अपने घर परिवार से ही दया, प्रेम व आपसी सर्वोदयता की भावनाओं को जागृत करता है। प्रशिक्षु उन्हीं चीज़ों का अर्थ बोध शुद्ध वाचरण उच्चारण पूर्वक कराकर उनमें नैतिक मूल्यों का विकास कर सके। जैसे शिक्षण विधि में कहा गया है कि नीति परक श्लोक का शिक्षक स्वर वाचन सरल होना चाहिए। पूरी श्लोक को उचित सुर, लय, ताल एवं गति के साथ आह्वान होना चाहिए। हाव भाव से पढ़ें कि श्लोक का अर्थ अस्पष्ट हो सके। साथ ही साथ चित्रों के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, प्रोजेक्ट विधि द्वारा आदि विधियों से श्लोक को तुलना की जाए और उन्हें कई खंडों में बांट कर सरल भाषा में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए। ये जो है मेन उद्देश्य होना चाहिए। प्रशिक्षण नीति वचनों और उचित आरोही अवरोही के साथ गाकर बच्चों को सुनाएं, जिससे बच्चे उन्हें सुन करके उनके प्रति आकर्षित हो। शुद्ध उच्चारण करते हुए उसे हाव भाव के साथ प्रस्तुत करें, जिससे बहुत से सारे शब्दों का अर्थ बोध बच्चे स्वयं कर लेंगे तथा बीच बीच में उसे बताते चलें कि यह क्या है, यह इनका अर्थ यह होता है। जैसे शिक्षक द्वारा उच्चारण, बच्चों का उच्चारण अयम निज परोहिति, बच्चों का उच्चारण अयम निज परोहिति। शिक्षक का उच्चारण गणना लघु चेतमास, बच्चों का उच्चारण गणना लघु चेतमास, अर्थात उदार चित्ताना तू वसुधा वकुंठम। इसी प्रकार श्लोक के शेष 2 चरणों का पाठन अभ्यास कराएं। बच्चों द्वारा किए जा रहे अशुद्ध उच्चारण का स्वयं शुद्ध उच्चारण करें तथा बच्चों से बार बार अभ्यास कराएं। गतिविधि होती है, शिक्षक श्लोक में आए शब्दों के फ्लैश कार्ड तथा उनके अर्थ के फ्लैश कार्ड दिखाकर शब्द स्पष्ट करें। प्रश्नोत्तर विधि, प्रशिक्षु प्रश्नोत्तर विधि द्वारा भी किसी श्लोक का अर्थ बहुत ही सुगमता और सहजता के साथ स्पष्ट कर सकता है। जैसे किसी एक श्लोक द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, सुख वृक्ष मूर्खास्त न नंति कदाचन। शिक्षक स्वयं श्लोक का शुद्धता यति गति के साथ आदर्श वाचन करेंगे। सामूहिक अनुवाचन बच्चों से कराएं। एक एक बच्चे के श्लोक को पढ़ावें और उनकी उच्चारण संबंधी अशुद्धियां को ठीक कराएं। श्लोक में आए प्रत्येक शब्द का अर्थ बच्चों को बताएं। तत्पश्चात बच्चों से पूछें। न बता पाने पर उनका अर्थ श्यामपट पर लिखें और श्लोक के अन्य कठिनाइयों का भी निवारण खुद करें। श्लोक का अर्थ भी बताएं और ये भी बताएं कि किस प्रकार से मनुष्य विनम्र नहीं होते हैं। शिक्षक प्रश्नोत्तर द्वारा श्लोक को और भी स्पष्ट कर सकता है। जैसे में प्रश्न है कि वृक्षा कदा नमन्ति, वृक्षा फलिनो नमन्ति, यानी वृक्ष फल नहीं खाता है। प्रश्न है कि दिशा जना नमन्ति, उत्तर है गुणिनो जना नमन्ति। क्रीड़ा दिश जना ना नमन्ति, मूर्खा जना ना नमन्ति। किस दिशा वृक्षा न नमन्ति, सुख वृक्षा न नमन्ति। तो इस तरह से प्रश्नों का उत्तर जो है अर्थ के साथ भावों में प्रकट करें। चित्रों के द्वारा चित्र को दिखाकर प्रशिक्षक विभिन्न भावों का अर्थबोध करा सकता है। वह चित्र को दिखाते हुए उसके बारे में अर्थ का भाव बता सकता है
इस प्रकार बच्चे चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर उसके भाव को समझ सकते हैं। बच्चे परिवेश में ही उन चीज़ों को जान सकते हैं। वे घर बाहर, भाई बहन, मित्र आदि सब जगहों अपनी भाषाओं में उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर दया, करुण जन्म से प्राप्त है। उन्हें प्रशिक्षक उभाकर उनमें दया की भावनाएं भरा जा सकता है। इस प्रकार शिक्षक परोपकार के बारे में चित्रों के माध्यम से बताए बच्चों में इस भावना को जागृत करते हुए यह बता सकता है कि मनुष्य का वह शरीर ही दूसरों का उपकार करने का नियत बना हुआ है। जैसे परोपकारम फलंत वृक्षा, परोपकारम अंतिनयदा, परोपकारम परोपकारम फलन विच्छा, परोपकारम वहंति नयदा, परोपकारत रुहंति गावः, परोपकारत इद शरीरम। प्रशिक्षक सर्वप्रथम इस श्लोक का स्वर वचन कराएं। इस श्लोक का अन्वेषण करते हुए भाव स्पष्ट करें। इस श्लोक को सुंदर अक्षरों में लिखवाएं। सुक्तियां का चित्र से मिलान कीजिए। जैसे हंस मधे बको यथा, प्रियवाक्यम प्रदनेन सर्वे त्रिस्तिन जवंत्वा, वैसुधैव वैकुंठम, परोपकार फलंत वृक्षा। ये आदि जैसे प्रोजेक्ट कार्य जो है दे करके बच्चों को सुक्तियां दे देकर इनका अर्थ का अवलोकन कराएं। प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत देखा गया है कि प्रशिक्षित बच्चों में नीति वचन सुबस्तान की सुक्तियां पट्टियों पर विविध संस्कृत और हिंदी में लिखवाएं। जैसे विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ माना जाता है। आचार परमो धर्म, आचरण श्रेष्ठ धर्म है। सत्यमेव जयति नान्यतिमम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य ही नहीं। इसी तरह से मूल्यांकन पुनरावृत्ति में बच्चों से श्लोक पर आधारित प्रश्न का अर्थ बोध का मूल्यांकन करें। श्लोक पर आधारित चित्र दिखाकर बालक बोलने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ श्लोक हमने क्या सीखा बच्चों से स्पष्ट कराएं। श्लोक पट्टियां स्लैश कार्ड के माध्यम से श्लोक पूर्ण उत्तर पुस्तिका में लिखवाएं जिसका निरीक्षण हो सके। इस तरह से ये विभिन्न श्लोकों पर टिप्पणियां दें। लेसन आता है 5वां, सेमेस्टर फर्स्ट में 5वां आता है डीएलडी में। 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान अवश्य कराएं। संख्यात्मक शब्दों का संस्कृत में बोध कराना, क्रम सूचक संख्या शब्दों का स्पष्ट करना, संख्याओं को गिनने की क्षमता विकसित करना तथा उच्च शुद्ध उच्चारण की क्षमता को विकसित करना। ये सारी क्रियाकलाप बच्चों में विद्यालय में होना चाहिए। इन्हीं के साथ विद्यालय आने से पूर्व बच्चे शुरुआती भाषाई दक्षता अपने घर परिवार में सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं तथा सीखने की यह प्रक्रिया सिखाने का असहाय दिलाएं बिना स्वाभाविक रूप से होती हैं। प्रशिक्षक का यह पहला दायित्व है कि बच्चों को संस्कृत भाषा को सहजता से सिखाने हेतु उपयुक्त माहौल रचें। ऐसा वातावरण जिनमें अनजाने अनचाहे भी संस्कृत सीखने की ओर अग्रसर हो, उसे संस्कृत सीखने में मजा आए तथा वह इस भाषा को साहित्य के आनंदभूति के रूप से जाने। बच्चे मातृभाषा में संख्याओं से परिचित हैं, संख्याओं को गिनने की क्षमता उनमें है। प्रारंभ में बच्चे अपने परिवेश से बहुत कुछ सीख लेते हैं, जैसे टॉफी, बिस्कुट, गोली, खिलौना। इन सभी वस्तुओं को यह अनायास ही गिनना सीख लेता है। खेल खेल में भी संख्याएं को गिनना, इनके बारे में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेना। बच्चों को संख्याओं को गिनने की क्षमता विकसित करने हेतु निम्न शिक्षण विधियों को अपनाया जा सकता है। पहला है जैसे वार्तालाप विधि है, दूसरा चित्र विधि, तीसरा प्रश्नोत्तर, चौथा कहानी विधियां हैं। इन विधियों का प्रयोग करके बच्चों में एक प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न की जा सकती है। जैसे बातचीत के द्वारा प्रशिक्षु को संख्याओं का बोध बहुत ही आसानी तरीके से करा सकता है।
प्रशिक्षक कक्षा के एक बच्चे को अपने पास बुलाकर छात्रों को बताया कि एक बालक एक और बच्चे को उसके साथ खड़ा कराएं। 2 बालक इस तरह इन बच्चों के साथ एक एक को जोड़ते हुए 20 तक की संख्याओं का अभ्यास कराएं। इसे पहले हिंदी में तत्पश्चात संस्कृत में अभ्यास करें। कक्षा के अंतर्गत होने वाली सामान्य संस्कृत हाव भाव के साथ ही अवबोधित करें। संख्या बोध गतिविधि कक्षा के 2 समूहों में बांटकर आमने सामने बैठा दिया जाना चाहिए। प्रत्येक समूह में बच्चों को अपना अपना क्रमांक निश्चित कर दिया जाए। अब समूह एक एकांक से बाल बच्चा हिंदी में संख्या बोलेगा, तुरंत दूसरे समूह का क्रमांक इस संख्या से एक एक करके जो है आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह से संस्कृत में एक बोलेगा। इस प्रकार अंतिम क्रमांक तक संख्याओं को हिंदी संस्कृत में बोलने की चुनौती दी जाती है। अंत में संख्याओं को घटते क्रम आरोही क्रम में समूह के अंतिम सदस्य से शुरू करके अंत तक जाना चाहिए। उपयुक्त विधि के संख्याओं को संस्कृत में आरोही अवरोही क्रम में बोलने का अभ्यास के बाद शिक्षक द्वारा मूल्यांकन हेतु दोनों समूहों से किसी हिंदी संख्या को संस्कृत में तथा संस्कृत संख्या को हिंदी में बताने को कहा जाए। न बताए पाने की स्थिति में अन्य को मौका दिया जाना चाहिए तथा इस प्रकार की गतिविधियां में स्कोर बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए। अन्य गतिविधियां जैसे आती हैं, गतिविधियां बच्चों से अपने बस्ते के अलग अलग सामानों का नाम लिखकर उनके आगे उनकी संख्या संस्कृत गिनती में लिखे। जैसे किताब पढ़, कलम, पेंसिल, कापी आदि ऐसे जो है चित्र और सामग्री को संस्कृत भाषाओं से अवलोकित करें। चित्र द्वारा चित्र विधि से यह बच्चों को संख्या गिनती का बोध अत्यंत रोचक विधि से कराया जा सकता है। यह अत्यंत सरल और सुबोध विधि मानी जाती है। जैसे एक बालक अस्ति मतलब एक बालक। संख्याओं का मिलान चित्रों से भी किया जा सकता है। जैसे खष्ट 1, 2, ददासत 10, एकादश 11। ये संख्याएं हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में कहना चाहिए। दी गई संख्याओं को हिंदी में लिखिए। मुंडका 3 मेढक हैं, चत्वारा मत्यम 4 मछलियां हैं, 10 सुगा। इस तरह से प्रश्नोत्तर विधि द्वारा प्रशिक्षित संख्या बहुत ही सरल ढंग से करा सकते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण के समय छात्रों में बराबर सक्रियता बनी रहती है। इसमें प्रश्नोत्तर संस्कृत में ही किया जा सकता है। पूर्व माध्यमिक स्तर के छात्रों को शिक्षण में प्रायः इन हिंदी का प्रयोग होता है। जैसे विद्यार्थी दिनचर्या पर प्रश्नोत्तर किया जा सकता है। प्रश्न है, विद्यार्थी कदा जागर्ति? विद्यार्थी प्रातः 5 पदाने जागर्ति। माने विद्यार्थी को 5 बजे उठना चाहिए। प्रश्न, सह कदा खेलन्ति? सह सायं 5 वादने खेलती। मानी 5 बजे के बाद सायं के समय बच्चों को खेलना चाहिए। इस क्रम में प्रशिक्षित बच्चों को समय चक्र के बारे में भी बताकर उनको अभ्यास कराना चाहिए। जैसे पद प्रदानम, संपदानम, सर्वदा प्रदानम, पदो सप्तावादनम, पंच क्षणम्यम, खष्टवादनम। अगला प्रश्न आता है कहानी विधि। कहानी विद्यालय में आने के बाद बच्चे अपनी कक्षा में आता है। कक्ष का वातावरण भी ऐसा सूचित किया जाना चाहिए कि बच्चा संस्कृत भाषा को कठिन न समझे, बल्कि वह समझने की एक सरल और सहज भाषा है। अपितु प्रशिक्षु को चाहिए कि कक्षा में कुछ सरल कविताएं, कहानियों को चार्ट चित्र सहित टांगे तथा प्रशिक्षु को चाहिए कि संख्या बोध कराने के लिए कहानी विधि द्वारा बच्चों को अत्यंत सरल तरीके से बोध कराए, क्योंकि कहानी बच्चों को सोचने, समझने, जानने, कल्पना करने तथा जोड़ने घटाने का पूर्ण अवसर देती है। इस परिप्रेक्ष्य में बच्चों को एक कहानी जिसका शीर्षक एकः कुत्र गतः
के माध्यम से 1 से 10 तक की संख्याओं को बहुत सरल तरीके से सिखाया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए। इस कहानी का रुचिकर बताने के लिए बच्चों द्वारा संवाद हाव भाव के साथ कराए जा सकते हैं। जैसे नायक वयम सर्वे स्वः नावा एक दौ त्रः चत्वारः पंचः खत षष्ठम अष्ट नवः नौ। बच्चों को खड़ा करके गिनवाएं। कक्षा 5 के बच्चों के लिए इनका नाटकीय प्रस्तुतिकरण भी बहुत प्रभावी होगा। पूरी कक्षा को 10-10 पंक्तियों में खड़ा करके कई बच्चों से गिनती का अभ्यास 1 2 त्वम चत्वारः पंचम खड़ सप्तम अष्टम नव दश एकादशी त्रयोदश चतुर्दश पंचदशम षष्ठम सप्तम दश अष्टम एकोनविंश विंशति माने 20 तक यह अभ्यास कराना चाहिए। मूल्यांकन संस्कृत मूल्यांकन हेतु हमें नए दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता होती है। लिखित अभिव्यक्ति, कहानी, घटना, वर्णना आदि हेतु बोध प्रश्न आवश्यक है, किंतु साथ ही साथ वस्तुगत परीक्षाओं के लिए बहुविकल्पी, तुलना, रिक्त स्थान की पूर्ति आदि प्रश्नों को भी समाहित करना चाहिए। संस्कृत में मौखिक परीक्षा का भी आयोजन करना चाहिए, जिसमें उनकी ध्वनियाँ और शब्दों का उच्चारण, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन बहुत सरल प्रभाव से किया जा सके। इसी के साथ गतिविधियाँ आधारित मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। संस्कृत में संख्याओं को पूछना, संख्याओं को लिखने को कहना, पाठ में प्रस्तुति, संख्यावाची विशेषणों की सूची बनवाना आदि पर आधारित होता है। तो इस तरह से हमारे इस चैनल पर दिल्ली सेमेस्टर फर्स्ट तथा बीएड सेमेस्टर फर्स्ट तथा सीटेट, यूपीटेट के ई बुक हैंड राइटिंग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अमेज़ॉन तथा प्ले स्टोर आदि पर प्राप्त कर सकते हैं और हमारे कांटेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे हम उन्हें जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अब हमारे संस्कृत में अगला चैप्टर होगा, हम समस्त चैप्टरों पर अध्ययन करेंगे। हिंदी, हैंडराइटिंग, समावेशी शिक्षा, शिक्षण कक्ष और बाल मनोविज्ञान, गणित, कंप्यूटर, यानी कुल मिलाकर 8 बुकें की तैयारी, 8 बुकें का ई बुक, 8 बुकें का हैंड राइटिंग ई बुक हम उपलब्ध कराएंगे। और हमारे चैनल पर आप विजिट कीजिए, वहाँ से कांटेक्ट नंबर करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यह सेशन, ये क्लास बहुत बेहतरीन रहा होगा। और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे इस चैनल पर हाई स्कूल मैथ, हाई स्कूल साइंस के समस्त सिलेबस एनसीईआरटी बुक के अनुसार नोट हैं, उपलब्ध हैं। साथ ही साथ ईपीटेट के समस्त पेपर, मनोविज्ञान, संस्कृत, हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ, सोशल लाइफ आदि के मॉडल क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रैक्टिस एवं संपूर्ण बुक्स नोट्स उपलब्ध हैं। उनकी प्रत्येक वीडियो भी हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिस व्यक्ति को यह सामग्री चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स, वो हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ग्रुप, किसी जगह से, इंस्टाग्राम आदि से संपर्क करके
उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इस चैनल में सारी सामग्री उपलब्ध हैं। कृपया आप इस चैनल पर विजिट कीजिए और प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।